इनके डिजिटाइजेशन से क्या प्रभाव पड़ेगा कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ये बात आपको इस न्यूज से लेकर। अगर इसके साथ साथ आप एक और कोई चीज देखें तो कोऑपरेटिव मूवमेंट को और देखने की सहकारिता आंदोलन क्या था, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, भारतीय संविधान में सहकारिता की अगर कोई संकल्पना है तो कहाँ पर, ठीक है, इससे रिलेटेड है। एक इसमें ये है वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है, इनका 3 मंथ के लिए पीरियड बढ़ा दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल देखने अटॉर्नी जनरल 76 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में है ये, इनके काम वगैरह देखने क्या करते हैं, तो ये उसको देख लेना। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी आप देखेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये सब देखेंगे। 63 से ऐसा शुरू वाइस प्रेसिडेंट, तो 63 से आप देख लो। देखो इसमें जिस्ट में भी दिया गया है, हिंदू के जिस्ट में स्वीडन और फिनलैंड नेटो ज्वाइन कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की। तो आप इसे जिस्ट से भी देख लेंगे स्वीडन और फिनलैंड को, कि नेटो में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, नेटो में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नेटो में शामिल होने के क्या कैलकुलेशन है, ये सब इसमें आया है। इसके अलावा और कुछ देखने की सरकार को नहीं, और कुछ इसमें नहीं। एक इसमें ये देख लें आर्ट एंड कल्चर में बोनालू फेस्टिवल गोलकुंडा टेम्पल में, गोलकुंडा फोर्ट में आयोजित किया जाता है तेलंगाना में। तो बोनालू फेस्टिवल क्या है, किस तरीके का है, इसके पीछे अवधारणा क्या है, इसे आयोजित किए जाने की एक बार ये देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको बाहर लेना हो ले सकते हैं, एक ही है तो देखें ले। ऐसे ही एक्सप्रेस भी है, जो चाहे वो ले सकता है। और ये संडे का हिंदू था, पिछला जो संडे गया है उसका हिंदू था, संडे का था, हाँ संडे का। इसमें मैं आपको कुछ चीजें देखो, मैंने अखबारों में पिछले हफ्ते कुछ चीजें डिस्कस की आपसे। संडे में यहाँ पर पूरे वीक का वो लोग एक संडे वाले अखबार में हिंदू में पूरे वीक का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, इम्पोर्टेंट चीजें, इंसिडेंट रहे, उनका वो एनालिसिस देते हैं। इन्होंने उसका एनालिसिस दिया है। अब मुझे ये बताना, आप इन न्यूज को देख के देखो, संडे में यही एनालिसिस नहीं हो सकता, पूरा पेज है इसमें। मुझे मैं आपको बताऊंगा, इसमें मुझे ये बताना कि क्या ये न्यूज मैंने आपसे चर्चा नहीं की थी और ये नहीं बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट, सोच के बताना। एक है इसमें मैंने एंटी डिफेक्शन को लेकर चर्चा की आपसे। हैज द एंटी डिफेक्शन लॉ फेल्ड इन इंडिया, क्या भारत में दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून असफल हो गया? मैंने आपसे जब उस दिन महाराष्ट्र वाला क्राइसिस शुरू ही हुआ था, तभी मैंने आपको ये पढ़ के बताया था कि आप इसमें एंटी डिफेक्शन को देखेंगे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। तो एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था इसमें वही रो वाली रूलिंग, जो उसकी रूलिंग थी अबॉर्शन को लेके, रो और वेड वाला केस की रूलिंग। तो इसमें यही है कि हाउ विल द रोल बैक इम्पैक्ट वुमन। रो वाले केस का जो वापस लेना है वो वुमन को कैसे प्रभावित करेगा, यानी महिलाओं को वो कैसे प्रभावित करेगा, इसको लेके मैंने चर्चा की थी क्लास में कि वो वुमन का अधिकार होना चाहिए, इसको वो जन्म दे या ना दे, वो इसमें है। ये दो ही न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी, दोनों उन्होंने पूरे एक्सप्लेनेशन में दी हुई, ठीक है ना। बाकी उसमें संडे के दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आती, तो ये है, इसको संडे वाले कार को कोई ले सकेंगे, ले सकता है, कोई चाहे। अब G7 अगर आएगा तो मैं देख लूंगा। हाँ पहले भी हुआ था, मैं आता हूँ अभी, ठीक है।
चलिए हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। आज मैं आपसे मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, है ना। देखो हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी भी तैयारी का, वो होना चाहिए मेंस एग्जाम। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं अगर वो मेंस में हमारा नहीं आ रहा या मेंस के लेवल पे हम लोग उसे नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं है। प्रीलिम्स निकल भी गया तो उससे होगा क्या। मैंने आपको एग्रीकल्चर हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सवाल पिछले 2 सालों में 2 किस्सा का ही रखेंगे केवल, क्योंकि उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। लास्ट 2 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं आए हैं, मैं उनको दोनों को डिस्कस आपसे कर लेता हूँ, यूपीपीसीएस में भी और आईएएस में भी, ठीक है। तो दोनों का हो जाएगा कवर। चलिए मैं पहले आईएएस वाले देखते हैं या पहले यूपीपीसीएस वाले देखते हैं। देखो ये 2019 का पेपर है यूपीपीसीएस का। इसमें आप पहला सवाल लिखिए। पहला सवाल है, केवल एग्रीकल्चर से वाले देखेंगे जो एग्रीकल्चर से पूछे गए हैं, ठीक है ना। पहला सवाल है इसमें, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव की चर्चा कीजिए। भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव की चर्चा कीजिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, लिख दोगे नहीं? क्लास नोट्स में था नहीं है, हाँ ना। 2019 के पेपर का है। नेक्स्ट देखिए, इसमें 2020 का पेपर। हाँ जी, नहीं बराबर, हाँ अच्छा भी और बुरा भी। आपको जो लिखवाया है ना केवल उसी तरीके से बस वैसा ही लिख लीजिए। हमें पहले हरित क्रांति को था, अभी मैं इसको चर्चा करूँगा क्या लिखेंगे इसमें। फिलहाल पहले सवाल लिख लो। 2020 में है। अब 2020 में देखो हर बार एग्रीकल्चर वगैरह से एक सवाल ही आता है। एक सवाल तो मिलेगा एग्रीकल्चर से और एक सवाल उसमें मिलेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। तो क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, एक सवाल वहां से मिलता है। आप इसमें लिखो, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विषय में बताइए।
भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विषय में बताइए। टोल्ड अबाउट द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यह कृषि के विकास में किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। यह कृषि के विकास में किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। हाउ कैन या हाउ कुड होगा, हाउ कुड इट प्ले अ पॉजिटिव रोल, हाउ कुड इट प्ले अ पॉजिटिव रोल in the agriculture development, in India, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, भारत में कृषि उत्पादकता में, ये 2020 के ही सवाल दोनों। भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण हैं? What are the causes? What are the causes of low agriculture productivity in India? लिख लोगे नहीं? नोट्स में है नहीं आपके ये सवाल? ये 2020 का है यूपीसीएस का मेंस एग्जामिनेशन का। 2 साल के देख लिए पीसीएस के, अब 2 साल के आईएएस देख लें। चलो आईएएस के देखते हैं। नोट्स है नहीं? पढ़ के लिख लोगे नहीं? अब यूपीएससी वाले देख लेते हैं। इसमें आप पहला लिखिए, ये 2020 में आया है आईएएस में। भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में, मार्केटिंग को कहते हैं हिंदी में विपणन में प्रमुख समस्याएं क्या हैं? हाल ही में सरकार द्वारा किए गए उपायों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन told about the steps taken by Indian government in this regard। ठीक है, देखो मैंने आपको इस सवाल को समझो, कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में, तो परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके से हो सकती है, रेलवे, रोडवेज और शिप से, है ना। एयर भी हो सकती है, चौथी एयर भी हो सकती है। इनमें क्या समस्याएं हैं? इनमें समस्याएं ये हैं, सड़कें अच्छी नहीं है ना। दूसरा लॉजिस्टिक्स के लेवल पर, यानी वेयर हाउसेस, मैंने चर्चा की थी वेयर हाउसेस के बारे में, कॉरिडोर में मैं समझा रहा था। वेयर हाउसेस नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे उत्पाद रास्ते में ही सब खराब हो जाते हैं, है ना। तो ये हुआ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। तो एक हुआ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। दूसरा सड़कों की समस्या है परिवहन के लेवल पर, और सड़क परिवहन जो कि लगभग 90% टोटल परिवहन का आता है, उसकी लागत ज़्यादा है। जो रेलवे है उसके माध्यम से परिवहन कम हो पाता है। हालांकि किसान रेल, अब उसमें किसान रेल का भी जिक्र करेंगे, सरकार
सरकार की योजना की सरकार के वो पूछ रहे हैं ना कौन कौन से ऐसे स्टेप है जो सरकार ने लिए, तो रेलवे के माध्यम से जो किसानों के उत्पाद हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ये समस्या है। शिपिंग के माध्यम से, क्योंकि अब शिपिंग में क्या समस्या है, शिपिंग केवल उन्हीं एरिया में हो सकती है जो राज्य कोस्टल एरियाज में है या कोस्ट पर आधारित है। जो अंदर वाले राज्य हैं या लैंड लॉक जो राज्य हैं वहां पर शिपिंग की सुविधा नहीं हो सकती है ना, तीसरी समस्या। चौथी समस्या जो एयर कार्गो की समस्या है, उसमें बहुत ज्यादा उसका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, उसे किसान नहीं उठा सकता। तो ये चार समस्याएं हैं। लैंड लॉक माने वो राज्य जो चारों तरफ से किसी दूसरे राज्य से घिरा हुआ हो, उसे लैंड लॉक कहते हैं। जो नदी के माध्यम से या सी के माध्यम से किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ है ना, चारों तरफ से बंद है, लैंड लॉक है। तो ये समस्याएं हैं इसमें। इन समस्याओं का समाधान क्या है? इन समस्याओं का समाधान ये है कि सबसे पहले तो किसानों को अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में किसी भी जिले में बेचने की छूट होनी चाहिए, ये विपणन से संबंधित भी है। दूसरा, किसानों को सस्ती दरों पर अपने सामान को परिवहन की सुविधा प्रोवाइड करानी चाहिए। तीसरे लेवल पर किसान रेल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकती है जो कि केवल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए डेडिकेटेड है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। जैसे किसान रेल की कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही सरकार किसान एयर की कॉन्सेप्ट भी लगा सकती है, किसान एयर कार्गो की कॉन्सेप्ट भी लेके आ सकती है, जिसमें किसानों के उत्पादों को वायु के परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। तो इससे तो जो परिवहन की समस्याएं हैं, पहले समस्याएं बताई, अब समाधान बता दिया। ये हुआ इस क्वेश्चन का पहले वाला पार्ट था। दूसरे वाला पार्ट है इसमें सरकार ने क्या स्टेप्स लिए। तो आप किसान संपदा योजना मैंने आपको लिखवाई थी, वो सरकार किसान की किसी की योजना है, वो इसीलिए लिखवाई थी कि उनका जरूरत जहां पड़े वहां प्रयोग करते हैं। उसमें मैंने किसान संपदा योजना लिखवाई होगी, किसान संपदा योजना को यहाँ लिख दीजिए, किसान रेल को यहाँ पर जिक्र कर दिया, उसका जिक्र कर दीजिए, सरकार के द्वारा ये उठाए गए कदम। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? लिख सकते हैं इसे इंग्लिश में, क्या रहेगा? तो दूसरा पार्ट क्या है वो जरा बता दो। एक्सप्लेन, हाँ, तो ये कंप्लीट तो हो गया। फर्स्ट वाला नहीं बोला, पहला रह गया है, तो पहला लिख लीजिए। पहला सेंटेंस क्या था बोलो? अच्छा, the main problems in the transportation and marketing the main problems in the transportation and marketing of Indian agriculture products we are told about। पहले told लिख लेना, told about, पहले told और लिख लीजिए of agriculture products। ठीक है, मैं जरा इसको वो ले आऊँ बैठ।
मार्केटिंग का वो एक है, मैं भी बताऊंगा मार्केटिंग पे। हेलो, देखो मार्केटिंग का इसमें सबसे पहला वही बताया था कि अभी क्या है, जो हमारे मार्केट एक्ट है अभी, जिसे हम लोग मंडी समिति अधिनियम भी कहते हैं, उसमें किसान अगर वो मेरिट का किसान है तो अपने उत्पाद को मेरिट मंडी में बेच सकता है। आसपास के जिलों में जो सरकारी मंडियां वहां नहीं बेच सकता। इसलिए विपणन सुधारों में ये होना चाहिए कि किसी भी किसान को अपने उत्पाद को न केवल किसी राज्य के किसी भी जिले में बल्कि अन्य राज्यों में भी बेचने की छूट होनी चाहिए जहां उसे ज्यादा दाम मिल रहा हो। तो ये पहला मार्केट सुधार हुआ। दूसरा मार्केट सुधार में ये होगा इसमें कि बाजारों को, जो मंडियां हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटाइज करके और उनके बारे में सूचना किसानों को तेजी से पहुंच सके, इसलिए एक ई बाजार के नाम से कोई बाजार बनाया जाना चाहिए, एक ऐप बनाया जाना चाहिए जिसपे सभी मंडियों के जो दाम है, किस फसल की कितने हैं किसी मंडी में, इसकी सूचना किसान को प्राप्त हो सके। तो जहां ज्यादा होगी वहां वो पहुंच जाएगा अपने आप। ठीक है, ये दो लेवल पर सुधार किए जा सकते हैं। तीसरा इसमें ये है कि मंडियों में वेयर हाउसेज, वही लॉजिस्टिक्स, इन सब की या जो चेन है, कोल्ड स्टोरेज चेन वगैरह, इनका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए जिससे वहां पे वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स ना हो। जो वहां पे वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट है वो भी किसान का नुकसान होता है ना। ये ई नाम वो लिख सकते हैं, एग्जैक्टली ई नाम मैंने लिखवाई थी आपको उसमें, हाँ इसमें लिखी ई नाम, ई नाम का जिक्र कर दीजिए उसमें। तो इसमें 3 योजनाएं आप लिख सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। ई नाम, किसान संपदा योजना और किसान रेल। हाँ, जन समर्थन पोर्टल भी लिख सकते हैं, उसको भी लिखा जा सकता है। लेकिन बात वही है ना, 150 वर्ष में जो लिखना है वो लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब मुझे ये बताओ कि इस चीज की चर्चा तो मैं कर रहा था ना क्लास में, इस सवाल की, ये 2020 का सवाल है, ये मैंने बाद में देखे हैं सवाल, मुझे उस समय नहीं पता था ये सवाल आए हैं। ये तो मैं आपसे चर्चा कर ली थी, मुझे कल ध्यान आया कि अगर कंप्लीट हो गया हमारा एग्रीकल्चर तो उससे मेंस के क्वेश्चन देखे जाए, तो मैंने फ्री ढूंढे। एक इसमें और देखिए, ये सवाल आया है 2020 में ही है ये सवाल। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों को बताइए। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों को बताइए। टोल्ड अबाउट द चैलेंजेस, told about the challenges of food processing industry in India, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस प्रकार से कृषकों की आय या किसानों की आय, किसान लिखिए सीधा, इस प्रकार से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय को दोगुना कर सकते हैं, किसानों की आय को दोगुना कर सकते हैं। हाउ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हाउ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैन डबलिंग द फार्मर्स इनकम, can doubling the farmers income। ठीक है, देखो मैंने जब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाला कराया था, जहां मैं कृषि की समस्याओं का समाधान लिख वाला था, वहां मैंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का जिक्र किया और ये भी बताया कि किस तरीके से किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक हो सकते हैं। आपको ये पूरे का पूरा वहां से इसमें उतार देना है इस क्वेश्चन में। ये 2 सवाल आए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से 2020 में यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में, पेपर 3 में पहुंचे। दोनों को मैं समझता हूं कि एक को तो आप आधा लिख लेते और एक को, इस वाले को तो आप पूरा लिख सकते थे नोट्स पढ़ के, पहले वाले को आप आधा लिख सकते थे, लेकिन अब पहले वाले को भी आप पूरा लिख सकते हैं। दोनों को लिख सकते हैं नहीं? अब एक बार नोट्स पढ़ लेना, उससे दोनों हो जाएंगे।
एक इसमें 2019 का देखें, इसमें 2019 में देखिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य को समझाइए। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को समझाइए। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को समझाइए। टोल्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, told about the concept of minimum support price in India। इसे बता दोगे? नहीं बता दोगे? एबीसी से शुरू करना, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कराया था नहीं, सेकंड थर्ड 5 ईयर प्लान में न्यूनतम समर्थन मूल्य, फिर वहां पर है कि 23 फसलों का होता है, 22 फसलों का होता है, ये होता है, ये क्या करता है, इसके ऊपर भी चर्चा की थी कि किसानों को एक निश्चित मात्रा में जो आय है उसे निश्चित कर देता है ना? ये सब लिख सकते हो ना? इसका दूसरा पार्ट लिखना, मतलब ये 2 पार्ट है क्वेश्चन के। एक पार्ट तो ये है पहला, इसी में कंटिन्यूएशन में दूसरा लिखना। किसानों की आय को, या इसको ऐसा लिखिए, किसानों की आय को नहीं, अंग्रेजी में इसको ऐसा लिखिए, यह किस प्रकार से फसल चक्र को दुष्प्रभावित करता है। यह किस प्रकार से फसल चक्र को दुष्प्रभावित करता है। हाउ इट नेगेटिवली इफेक्ट द क्रॉप रोटेशन। हाउ इट नेगेटिवली इफेक्ट द क्रॉप रोटेशन। ठीक है, देखो इसको समझो। मान लो 4 फसलों के तो दाम सरकार ने निश्चित कर दिया एमएसपी के थ्रू, बाकी के नहीं है, तो लोग कौन सी फसल उगाएंगे? जिसके दाम फिक्स हैं, क्योंकि उससे निश्चित आय हो गई, कितना मिलेगा ही, बाकी नहीं उगाई जाएंगी, तो फसल चक्र दुष्प्रभावित होगा नहीं। मान लीजिए गन्ने का दाम फिक्स हो जाए और कपास का या गेहूं का दाम फिक्स ना हो, तो लोग क्या उगाएंगे? गन्ना, कपास को और गेहूं को छोड़ने लगेंगे, फसल चक्र दुष्प्रभावित होने लगेगा। यही बताना है कि ये क्या करता है कि एमएसपी अगर निर्धारित किया जाए तो ये किसी कृषि उत्पाद का न्यूनतम मूल्य निश्चित कर देता है, जिससे किसान प्रेरित होकर उसी फसल को उगाना शुरू करते हैं बड़े स्तर पर, जिससे बाकी जो फसलें हैं वो गौण हो जाती हैं। बाकी गौण हुई फसलें संपूर्ण स्तर पर जो फसल चक्र है या क्रॉप रोटेशन है उसे दुष्प्रभावित करती हैं, जिसके कारण न केवल फसल चक्र प्रभावित होता है बल्कि कृषि की उत्पादकता भी कम होती है या भूमि की उत्पादकता भी कम होती है। अगर मान लो एक ही फसल उगाई जाएगी खेत में तो उसकी फर्टिलिटी डाउन होगी नहीं खेत की, क्योंकि क्रॉप रोटेशन क्या करता है? फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है ना? तो ये भी लिख देंगे उसमें। तो ये सेकंड वाला देख लोगे नहीं, है ना? देखो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्रीकल्चर से क्लियरली आए। मुझे ये लगता है कि पीसीएस वालों को आप दोनों आसानी से लिख लोगे और आईएएस वालों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा सवाल क्या पूछ रहा है, और आपके पास मटेरियल है आप लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर सवाल आपको समझ में आ जाए क्या पूछ रहा है तो आप लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना? क्योंकि आपके पास वो मटेरियल है, उसमें उसी में से जोड़ तोड़ करके लिखना है सब। 150 में लिखना है, 150 वर्ड्स के सवाल है। बल्कि यूपीपीसीएस वाला जो एक सवाल है वो 75 वर्ड्स में है, 125 में। जो यूपीपीसीएस का सबसे पहला सवाल है, फर्स्ट वाले दोनों, पहले वाले दोनों सवाल 125 वर्ड्स के हैं, यानी 2019 का पहला और 2020 का पहला 125 में, दूसरा आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, 200 में, दूसरा 200 में लिखना है, दूसरे दोनों 200 में, और ये आईएएस वाले 150 में है, ठीक है ना?
यूपीपीसीएस में क्या होता है, 20 सवाल होते हैं, 10 सवाल तो लिखने होते हैं 125 वर्ड्स में, जो 8 नंबर के होते हैं, और 10 सवाल लिखने होते हैं आपको 200 वर्ड्स में, जो कि 12 नंबर के होते हैं। जबकि यूपीएससी में सारे 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं। इनके सबके मार्क्स बराबर होते हैं, 12.5 नंबर का एक होता है, ठीक है ना। ये चलिए, ये हमारा डिस्कशन इसको लेके कंप्लीट हुआ। अब मुझे बताओ इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिशन कमीशन इंडिया, इंडस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई, अगर वो हो गया तो। अब मैं कल आपको इंडस्ट्री से भी रिलेटेड सवाल आपको मैं दूंगा। एग्रीकल्चर का रिवॉल्यूशन रहेगी, तो आप एक काम करिए, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लिख लीजिए नोट में, वहां पर कहीं पर भी वो पूरी कर लेते हैं। इसमें आप पहले लिखना, नेक्स्ट लिखना है इसमें। हरित क्रांति का चर्चा हमने कर ली थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो है ना। अब इसमें नेक्स्ट लिखना आप श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। देखो 1964-65 में गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही, भारत सरकार के द्वारा सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इंटेंस एनिमल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या करना था, देखो भारत में हमारे जो पशु थे जनरली, उनका प्रयोग होता था जनरली मांस के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए उनका उपयोग नहीं होता। सघन पशु विकास, जिसके चलते हमारे यहाँ पर जो मिल्चिंग यील्ड है, यानी गायों की या भैंसों की जो दूध देने की क्षमता थी, वो कम थी। सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये किया गया कि बाहर से, विदेशों से जो ज्यादा दूध देने वाले पशु थे, उनके हम लोगों ने सीमेंस को मंगवाया और यहाँ पर मिक्स्ड ब्रीड हम लोगों ने बनाई, मिक्स्ड ब्रीड भी इंट्रोड्यूस की, और इसके अलावा विदेशों की ब्रीड भी इंट्रोड्यूस की, जैसे हॉस्टन फ्रीजर है ना, HF अमेरिका से हम लोग लेके आए, अमेरिका से क्या डेनमार्क की थी, वैसे तो हॉस्टन फ्रीजर डेनमार्क की बेसिकली है। तो इन गायों से यहाँ पर दुग्ध उत्पादन जो है वो बढ़ गया। तो पहला काम तो ये था कि 1964-65 में एनिमल इंटेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो नस्ल सुधार कार्यक्रम है वो शुरू किया जाए पशुओं में, और दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए। 1970 में वर्गीस कुरियन के द्वारा सबसे पहले गुजरात में आनंद में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन, अमूल उसी समय कोऑपरेटिव के रूप में गठित किया गया था, इसलिए अमूल भारत में बनने वाला सबसे पहला कोऑपरेटिव था, जिसका आप आज दूध वगैरह, चॉकलेट वगैरह सब देखते हो। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये आनंद के किसानों के द्वारा या गुजरात के किसानों के द्वारा बनाया गया एक संगठन, जो कि यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें लिखिए इस बात को। अच्छा, कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र मैंने इसलिए किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने अभी भी आपको अखबार में बताई थी, कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की या कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट के सक्सेस की जब भी बात हो, तो आप अमूल का उदाहरण देंगे उसमें, क्योंकि ये सबसे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी रही है। इससे गुजरात के किसानों की आय में वृद्धि हुई है, और उस क्षेत्र के किसानों की आय में, जो कि जनरली सूखे से ग्रस्त रहता है आनंद वगैरह का एरिया, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखेंगे भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1964-65 में 1964-65 में
सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई। सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई। In India, the Operation Flood was started. The Operation Flood was started by intense animal development program. By intense animal development program in 1964-65. In 1964-65, ठीक है। इसके अंतर्गत भारत में दुधारू पशुओं के यानी मिल्चिंग दूध देने वाले दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार के ऊपर बल देना। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू गिव एम्फेसाइज ऑन ब्रीड डेवलपमेंट इन मिल्चिंग एनिमल्स। आपने देसी गाय देखी होगी, कम दूध देती है नहीं, और वो काली वाली जो होती है, काली सफेद टाइप की या ब्लैक वाली, वो ज्यादा दूध देती है। यही रीजन है उसका। और ये सब गाय वगैरह उसी समय इंट्रोड्यूस की गई थी, बाहर से मंगवाई गई, हमारे यहाँ पर ब्रीड भी बनाई गई इनसे और ओरिजिनल भी है। अब इससे डेवलपमेंट, दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा नहीं। अगर दूध का उत्पादन बढ़ जाए तो कोई मूवमेंट चलाना पड़ेगा उसको कलेक्ट करने के लिए, है ना। तो कोऑपरेटिव्स की स्थापना शुरू हुई और ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया गुजरात से, जो सीधे तौर पर रिलेटेड था दुग्ध क्रांति से। तो देखिए, इसी प्रकार 1970 में गुजरात में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, नाम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, VERGHESE, डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। एंड in 1970 Operation Flood was started by Varghese Kurian in Gujarat, ठीक है। और इस सब का रिजल्टेंट ये हुआ कि भारत आज विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। तो लिखिए, भारत इसके फलस्वरूप भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट India became the highest milk producing country of the world. ठीक है। दूसरा नंबर अमेरिका का है, सेकंड पे अमेरिका लिख सकते हैं। अब इसमें नोट करके लिखना, इसमें एक नोट डालना। देखो, जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया गया, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, समेकित कृषि विकास कहते हैं उसे। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, देखो, एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड माने
ये समेकित हिंदी में समेकित माने कई सारी चीजों को इकट्ठा कर देना, इसी को समेकन कहेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे। इंटीग्रेटेड कृषि विकास यानी कृषि का विकास किस तरीके से किया जाए कि कृषि से जुड़ी हुई सब चीजों को एक जगह मिला दिया जाए। कृषि से कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई है? एनिमल हस्बेंड्री कृषि से जुड़ा हुआ है? नहीं। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन कृषि से जुड़ जाएगा? नहीं, जुड़ जाएगा। दूसरा ये बताओ, एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि से जुड़ा हुआ है? नहीं। हम लोग अपने खेतों के चारों ओर अगर पेड़ लगा लें, पॉपुलर लिप्टिस या जिनकी मांग है, सागवान वगैरह जिनकी मांग है बाजार के लिए, तो क्या उससे कृषि क्या बढ़ जाएगी? नहीं, बाद में। इसका मतलब इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर की जब भी बात हो आपके सामने, कभी वर्ड यूज हो समेकित कृषि, तब तीन चीजों को ऐड कर देना। इसका मतलब तीन चीजें हैं, एग्रीकल्चर के विकास के साथ साथ पशुपालन भी यानी एनिमल हस्बेंड्री का भी डेवलपमेंट, और दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री भी इसमें जुड़ी हुई है। इसको क्या कहेंगे? समेकित कृषि विकास कहेंगे। फर्स्ट हम लोगों ने ये देखा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। उस समय भारत में पशुपालन के विकास पर को भी प्रमोट किया गया, उसको भी ध्यान दिया था। और इस संदर्भ में ये हुआ कि 1955 में हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई करनाल में। अब आपके लिए ये पीटी का तो ये हो गया कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो करनाल में है। ये भारत में पशुओं की जो नस्ल है उसके सुधार में ये एक इंपॉर्टेंट संस्थान है। दूसरा, इसमें मेंस के लिए जो पॉइंट हुआ वो समेकित कृषि विकास हुआ, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आपसे ये पूछा जाए कि समेकित कृषि विकास क्या है, तो कहेंगे ये वो व्यवस्था है जिसमें न केवल कृषि बल्कि उससे जुड़े हुए अनुषंगी क्षेत्रों के विकास पर भी बल दिया जाता है। अनुषंगी क्षेत्र क्या है? सब्सिडायरी यानी ऑक्सिलरी कहते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। इन दोनों का विकास भी अगर कृषि के साथ साथ किया जाए तब इसको क्या कहेंगे? समेकित विकास कहेंगे। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री जिसमें कृषि में पौधों को लगाकर, पेड़ पौधों को लगाकर विकास किया जाता है, क्या वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है? नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो क्या ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को नहीं प्रमोट करेगा? पशुपालन, जैविक खेती को प्रमोट नहीं करेगा? करेगा ना। तो क्या आप लिख सकते हो रिजल्ट में कि समेकित कृषि विकास न केवल संपूर्ण कृषि विकास को प्रोत्साहित करेगा बल्कि जैविक खेती और इसके साथ साथ सतत खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी विकास ये करेगा या उसको भी ये आगे बढ़ाएगा, ठीक है। देखो, कृषि से पॉल्यूशन होता है? नहीं होता है ना। पेड़ लगा के उसे नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं। तो एग्रीकल्चर कैसी होगी? सस्टेनेबल, यानी नेट कार्बन जीरो हो गया, उसका हो गया? नहीं हो गया। और जहां पर नेट कार्बन जीरो से क्या कहेंगे? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहेंगे। साफ है ना? लिख सकते हो समेकित कृषि विकास अगर आ जाए। ये मेंस का है टोटली। चलिए, ये आप इसमें नोट लीजिए। हरियाणा के करनाल में 1955 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। In 1955 in Karnal of Haryana, NDRI, National Dairy Research Institute, NDRI कहते हैं इसे, was established, ठीक है। कंप्लीट हो गया। श्वेत क्रांति के ऊपर 75 शब्द लिखने के लिए लिख दोगे? 125 लिख दोगे, है ना। 125 में क्या करना है? समेकित कृषि को और जोड़ देना बस। ये इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए भी ये सबसे सफल युक्ति हो सकती है ना। बस, अरे देखो, मेंस एग्जामिनेशन में कुछ नहीं करना होता, शब्दों के साथ खेलना होता है। अपनी नॉलेज को ऐसे प्रोसेस करना पड़ता है कि वो क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर दे। दैट्स इट। शब्द वही है आपके पास,
का ऑलरेडी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर आजकल ही काफी चर्चा में है। 2021-22 में उम्मीद है इसके ऊपर सवाल आने की बहुत। समेकित कृषि या इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, ठीक है, इसमें लिखो समेकित कृषि। समेकित कृषि के अंतर्गत या समेकित कृषि विकास के अंतर्गत समेकित कृषि विकास के अंतर्गत कृषि के अन्य अनुषंगी क्षेत्रों, कृषि के अन्य अनुषंगी क्षेत्रों जैसे कि अनुषंगी क्षेत्रों जैसे कि पशुपालन तथा कृषि वानिकी को भी सम्मिलित किया जाता है। कृषि वानिकी को भी सम्मिलित किया जाता है। Integrated agriculture is the concept. Integrated agriculture is the concept in which we include animal husbandry, and एग्रोफॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी को समझते हो ना? जैसे खेतों के चारों तरफ मेड़ पे पौधे लगा दिए जाते हैं, पेड़ बाद में अपने आप ग्रो करते रहते हैं और 5-10 साल बाद जब भी वो तैयार हो जाते हैं पक्के फिर उन्हें कटवा दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ? किसान को लाभ हुआ, कोई एक्स्ट्रा तो कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ा। इसी को कहते हैं कृषि वानिकी। कृषि वानिकी एग्रीकल्चर से हुए पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि वो पेड़ पौधे क्या करेंगे? कार्बन को स्टॉक करेंगे अपने अंदर। तो एग्रीकल्चर से जो कार्बन रिलीज हो रहा था एनवायरमेंट में, वो पेड़ पौधों के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया गया। तो एग्रीकल्चर कैसी होगी? सस्टेनेबल, है ना? तो ये सतत कृषि भी कहते हैं इसे, तो आप इसमें लिख देंगे। अच्छा, दूसरी चीज, एनिमल हस्बेंड्री जैविक खेती को बढ़ाएगी। जो मैन्योर है, पशुओं का जो मैन्योर है, उसका इस्तेमाल खेतों में खाद के रूप में किया जा सकता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो सिचुएशन है एग्रीकल्चर में वो बनेगी, तो जैविक खेती प्रमोट होगी। इसका मतलब इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जैविक खेती और सतत कृषि दोनों के विकास से जुड़ा हुआ है, दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। क्लियर है ये बात? किसी को डाउट है इसमें? लिखो समेकित कृषि जैविक खेती, समेकित कृषि जैविक खेती तथा सतत कृषि विकास से भी प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित, ठीक है? क्लियर? अंग्रेजी में अच्छा रहेगा। So the integrated agriculture directly related with the development of organic farming and sustainable agriculture, है ना? देखो, वित्तीय हरित क्रांति में हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जिक्र किया था ना। सेकेंडरी रिवॉल्यूशन में जब मैंने हरित क्रांति आपको लिखवाई थी, उसके दुष्परिणाम लिखवाए थे, और दुष्परिणामों में मैंने फिर बताया था कि सरकार द्वितीय हरित क्रांति की बात कर रही है
और द्वितीय हरित क्रांति कैसी होगी? जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही होगी। तो द्वितीय हरित क्रांति सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और समेकित कृषि विकास सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसका मतलब द्वितीय हरित क्रांति में कैसी कृषि होगी? समेकित कृषि की तरफ बल दिया जाएगा, है ना? तो लिखो इस बात को। द्वितीय हरित क्रांति समेकित कृषि विकास से संबंधित है, समेकित कृषि विकास से संबंधित है। अब ये आप बिल्कुल यूपीएससी पढ़ रहे हो, ये मान लो, बिल्कुल यूपीएससी बेयर। पीसीएस में भी नहीं आते सवाल, पीसीएस में आपको सवाल मिलेंगे नहीं, आईएएस में मिलेंगे मेंस एग्जामिनेशन में। इसकी ना, इसमें प्रतिपक्ष में नहीं लिखेंगे, बस इसमें ये लिख सकते हैं प्रतिपक्ष में कि ये उत्पादन को कम कर सकता है, शुरुआती स्तर पर उत्पादन को कम कर सकता है। अंग्रेजी में कैसे कम करेगा? देखो, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी वजह से उत्पादन कम होता है, केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से उत्पादन बढ़ता है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाए तो पहले उत्पादन गिरेगा कंपैरेटिवली टू केमिकल फर्टिलाइजर। श्रीलंका में जो ये समस्या आई, इसका एक कारण ये तो था, नई सरकार ने क्या किया कि एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया, केमिकल फार्मिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया। इससे क्या हुआ, एकदम से जो उत्पादन है वो घट गया। तो लगी नहीं था ये, एक तरफ तो मंदी पूरी दुनिया में, कोरोना का मामला, ऊपर से आपने उत्पादन को कम कर दिया। एक तो पहले से उत्पादन कम हो रहा था, ऊपर से ऐसी टेक्नोलॉजी को आपने बाध्यकारी बना दिया जिसमें उत्पादन कम होना है, तो और क्या होगा, उत्पादन और घट जाएगा, उससे घट जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? ये हुआ, उत्पादन कम हो गया। तो एक इसका ये दुष्प्रभाव हो सकता है कि एक तो ये उत्पादन कम करेगा, दूसरा इसका दुष्प्रभाव ये है कि ये महंगी है, महंगी तकनीक होती है, तीसरा अवेयरनेस की कमी है किसानों में। ये तीन दुष्प्रभाव, अभी तीन जो याद आ रहे हैं, तीन चीजों के लेवल पर हम लोग देख सकते हैं, किसान अवेयर नहीं है इसको लेकर, है ना? क्लियर है? नेक्स्ट आप इसमें लिखना पीली क्रांति, अगला हेडिंग येलो रिवॉल्यूशन। ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे अंग्रेजी में। अब तो मुझे याद नहीं लास्ट क्या थी, हिंदी वालों से देख के अंग्रेजी बना लो। ठीक है, और अब मुझे ये बताओ, इकोनॉमिक कुछ समझ में आने लगी? कुछ सब नहीं आ रही होगी, लेकिन कुछ आ रही होगी, मतलब जो मैं समझाता हूँ वो आ जाता होगा। एक हफ्ते बाद, एक से दो हफ्ते बाद, यानी अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको अखबार में कोई न्यूज पढ़ने को मिलेगी तो आप समझ लोगे ना, बस यही चाहिए। देखो, अगर अखबार में जो करंट में चल रहा हो, अगर वो आप समझ पा रहे हो, उसे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो यही सबसे मान लो कि आ रहा है, क्योंकि आपको अखबार में से ही सवाल आने हैं मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में सवाल कहाँ से मिलेंगे? तो न्यूज से रिलेटेड मिलेंगे, करंट में चल रहा होगा उससे रिलेटेड पूछेगा, जो डायनामिक सब्जेक्ट है उनमें, जैसे इकोनॉमी में। तो न्यूज में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल क्लियर हो। एक और एग्जांपल बताओ, याद करके बताना। जब चर्चा हो रही थी इकोनॉमी की क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन इकोनॉमी के पैरामीटर्स बहुत खराब है, कहा था नहीं? और ये कहा था कि रुपया और कमजोर हो सकता है। रुपया हिस्टोरिक लो है नहीं, और ये शायद पिछली हफ्ते की क्लास में हमारी चर्चा हो गई है ना। ये होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, आपको पता हो, सरकार चाहे जो बोले, लोग जितना गाय बगा दे, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी क्लैरिटी नहीं एकदम से साफ हो पैरामीटर्स को लेके, किसी भी चीज को लेके, ये केवल इकोनॉमी का नहीं है, मैं आपको हर सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। हर सब्जेक्ट में अपनी, अगर आपको यूपीएससी करना है तो हर सब्जेक्ट में क्लैरिटी इतना बढ़िया रखना
कि एक एक बात आपको समझ में आए, चाहे वो जहां से भी कोई कुछ भी पूछ ले या कोई बात कर ले। अगर उसको नहीं समझ पा रहे हो तो समझने की कोशिश करो। ये स्थिति जिस दिन बन गई, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता यूपीएससी वाले बैठे, कोई नहीं, क्योंकि सवाल वहां पर पड़े हुए नहीं आएंगे आपको। यूपीएससी में कोई सवाल पढ़ा नहीं आता, मुश्किल से आप ये मान के चलिए 20 में से 10 मिल जाएंगे, वो भी उनको जिनकी बहुत बढ़िया तैयारी है, जिन्होंने लगातार दबा के पढ़ा है 2 साल 3 साल। 20 में से 10 मिलेंगे, 10 उन्हें भी बना के लिखने, प्रॉपर को भी 10 सवाल बना के लिखने होते हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों ने यूपीएससी और यूपीपीसीएस के 2 सालों के सवाल देखे एग्रीकल्चर के टॉपिक से, जो हमने कंप्लीट किया वो हमें चारों मिल गए, 2 इस साल में 2 उस साल में, यूपीपीसीएस के भी मिले और यूपीपीएससी के भी, यूपीपीसीएस के भी मिले और यूपीएससी के भी। इसका मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक कर रही हो, ठीक डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर आप ये रखते हैं। करंट अफेयर्स को अभी मत देखो, आप एग्जाम से पहले, एग्जाम से आप ये मान के चलिए 1.5 महीने पहले आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करिए। कंपाइलेशन मिल जाते हैं, बस कंपाइलेशन लीजिए, एक का मतलब है 2 लीजिए, 2 का कंपाइलेशन लेके उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए, जो दोनों का मैच करेगा इम्पोर्टेंट है वो दैट्स इट, मार्क्स का इम्पोर्टेंट है दैट्स इट। 1 साल क्या लिखने में, हाँ, और बहुत करते अंग्रेजी वालों के नहीं करते, क्योंकि अंग्रेजी वालों का तो मामला पता नहीं कैसा रहता है, लेकिन हिंदी वालों को तो बहुत करते हैं। हिंदी में अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की, जैसे वर्तनी संबंधी कोई अशुद्धि है, आपकी अनुस्वार नहीं लगाया, हलन, कॉमा, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, आपने ये कमियां की हुई है उसमें, और पेपर हिंदी का दे रहे हो, मतलब अगर हिंदी साहित्य में ये कमियां हैं, हिंदी साहित्य में अगर ये कमियां, हिंदी साहित्य का पेपर दे रहे हो ये कमियां हैं, तो नंबर मिलेंगे ही। इंग्लिश में चल जाता है, क्योंकि अंग्रेजी वाले का यही तो अपोनेंट है यहीं पर। इंग्लिश में जो एग्जामिनर होते हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान देते नहीं, हिंदी में बहुत ज्यादा। चलिए उससे बात नहीं हुई सर से, नहीं